इमरान खान से मुलाकातों पर 8 फरवरी तक पाबंदी है, ये कह दिया गया है। साथ ये भी कहा गया है कि ये कंकरेंटली सज़ाएँ नहीं चलेंगी। अगर इस तरह अगर कंकरेंटली नहीं चलती तो 30 साल तक गोया खान साहब जेल में रहेंगे। ये क्या मामला है? बहरहाल इस पर बात करेंगे। उधर वज़ीर-ए-आज़म साहब किसी नौईयत के मुज़ाकरात चाहते हैं। इज़ ही केपेबल ऑफ डूइंग दैट? उनके पास मैंडेट है इन मुज़ाकरात का या नहीं? इस पर भी हम बात करेंगे अपने माहिर से। ये आखिरकार बिक गई $135 बिलियन रुपए में, और 135 बिलियन में सिर्फ पाकिस्तान को जो सरकार को मिलेगा वो 10-10 अरब रुपए मिलेंगे। बाकी री इन्वेस्टमेंट होंगी, वही री इन्वेस्टमेंट जो शायद हमने के इलेक्ट्रिक में देखी थी। कल भी हम आपकी खिदमत में ये अर्ज़ किया था कि 20 अरब का तो प्रोविडेंट फंड वर्कर्स का पड़ा हुआ है, तो क्या उसी में से उठा के जो है जिन्होंने खरीदी है वो दे देंगे 10 अरब रुपया, और सारा सामान, सारे रूट्स, सारी प्रॉपर्टी गई हमारे हाथ से? या ये माशाल्लाह बहुत अजीम डील की है, या फिर उस रिपीट किया है हमने IPPs का? इस हवाले से बात करेंगे। इसके साथ साथ फील्ड मार्शल साहब ने $8 अरब के दफाई मुआहदे कर लिए। इनकी तफसील आपसे पूछेंगे। मेरे साथ मोहसिन बेग साहब मौजूद हैं, मारूफ तजिया निगार हैं, किसी तारफ़ के मोहताज नहीं। बेग साहब, थैंक यू फॉर योर टाइम। हुजूर, ये फरमाइएगा कि ये जो PM साहब बार बार कहते हैं मुज़ाकरात कर लें, ये कर लें, वो कर लें, इनके इख्तियार में मुज़ाकरात हैं नंबर 1, और अगर हैं तो किस तरह के हैं? और दूसरी तरफ इन्हीं के वज़ीर मौसूफ़ कह देते हैं जी कि ये आम तौर पर जब 3-4 सज़ाएँ इकट्ठी हो जाएँ तो कंकरेंटली होती हैं और एक आखिर में इकट्ठी ख़त्म होती हैं। मगर एक तरफ ये कहा जा रहा है कि नहीं, ये तो अलग है, पहली ख़त्म होगी, फिर दूसरी, फिर तीसरी, फिर माशाल्लाह एक लंबा सिलसिला होगा। तो इस पर ज़रा कमेंट कर दीजिएगा। इज़ गवर्नमेंट केपेबल ऑफ स्ट्राइकिंग एनी डील विद द जेंटलमैन इन जेल, या सिर्फ ये ज़बानी जमा तफरीक है? बेग साहब, तो देखा जाए PM साहब जो मेरे ख्याल में उनका जो मफहूम है डायलॉग का, वो है जो सिटिंग लोग हैं पार्लियामान के अंदर, नॉट अ कन्विक्टेड गाय इन अडयाला जेल। उससे तो मुज़ाकरात मेरे नहीं ख्याल कि किसी के भी हो सकते हैं, क्योंकि ही इज़ नॉट इन अ माइंडसेट कि जिस पे वो गुफ्तगू या कोई नेगोशिएशंस या कोई डायलॉग कर सके। तो मुराद उनकी वही है कि पार्लियामान को और इस सिस्टम को, पार्लियामानी जमहूरियत को आगे चलाया जाए। जो लोग पार्लियामान में मौजूद हैं उनसे बात हो सके, लेकिन वो भी शायद मैंडेट बिल्कुल उनके पास होगा, लेकिन वो भी मुज़ाकरात या डायलॉग कामयाब होता हुआ लगता इसलिए नहीं है कि उनके पास भी कोई अथॉरिटी नहीं है जिनसे PM साहब बात करना चाहते हैं। वो भी सारी इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो अडयाला जेल से ड्रॉ करते हैं। दे हैव नो अथॉरिटी एट ऑल कि अपने टाइम वो कोई बात कर स्पीकर साहब से, और वो जो सजाएं हैं आया वो माफ हो सकती हैं और वो शख्स जेल से बाहर आ सकता है? मेरा ख्याल है मुमकिन नहीं है। उनको जो भी रिलीफ मिलना है वो लॉ का ड्यू कोर्स जो भी फॉलो करेंगे, अपीलें हैं, हाई कोर्ट्स, सुप्रीम कोर्ट्स हैं, उसमें जाके जहां तक कंकरेंट सजाओं का तल्लक है, मेरे ख्याल में कंकरेंट होनी चाहिए। ये मैं समझता हूँ बानी हो या कोई आम कैदी हो, उसके साथ ये जुल्म है कि वो आपकी जेल में ही मौजूद है, पहले 10 साल गुजारे और फिर उसके बाद 10 साल गुजारे। दिस इज रॉन्ग। कंकरेंट ही होती हैं। अगर इनकी नहीं है तो इनको चाहिए कि अपील करें और उसको सजाओं को कंकरेंट करवा लें। जी मियां शाहिद साहब। बिग साहब, सजाओं की बात हो रही है, आपने सजाओं की बात की है। 9 मई का फैसला होने वाला है और कुछ हो भी चुके हैं, और जो GHQ हमला केस है उसमें बानी PTI नामजद मुल्ज़िम हैं उसमें, और अगर वो मुकदमा चलता है तो क्या वो मिलिट्री अदालत में चलेगा? क्योंकि कहा जा रहा है कि जो फैज़ हमीद हैं वो वादा माफ गवाह जो है वो बनने के लिए तैयार हैं। अगर वो वादा माफ गवाह बनते हैं तो क्या वो मुकदमा जो है वो अडयाला जेल में चलेगा या जो है वो मिलिट्री कोर्ट में चलेगा? और दूसरा सर, मुलाकातों का मामला है। मुलाकात तो आज भी नहीं हुई, और हुकूमत ने कहा कि 8 फरवरी तक मुलाकात नहीं हो सकती। तो क्या वो जो दबाव डाला जा रहा था, आलमी दबाव, फैसला कर लिया गया है कि कोई दबाव कबूल नहीं है? देखिए मियां साहब, थोड़ी सी हमने इतनी मालूमात ही हैं कि अगर 9 मई का मुकदमा उन्होंने आर्मी एक्ट और आर्मी कोर्ट्स में चलाना है एज ए सिविलियन, वो फैसला तो है इनके पास और इनकी चॉइस है कि वो चलाएं। दूसरा ये कि मेरे ख्याल में जो फैज़ हमीद साहब हैं उनको सज़ा हो गई, वो सज़ा से पहले तो शायद वादा माफ गवाह बनते
अब उनको वादा माफ गवाह बन के कोई रिलीफ मेरा ख्याल में मिल नहीं सकता। तो वैसे भी जो पार्टनर इन क्राइम हो उनका शायद कसूर ज्यादा होगा 9 मई में, बाकियों का शायद कम होगा, क्योंकि ही वाज द प्लानर। उसी ने प्लान करके इनको दिया कि ये 9 मई में ये काम हो सकते हैं। और वो 9 मई जब हुआ तो वो आप सब ने देखा कि वो इंस्टॉलेशंस और वो सारी चीज़ें, वो किसको मालूम था कि कहाँ जाना है, लेकिन उन्होंने ऑलरेडी सबको बताया हुआ था कि आपने इस सिटी में इस इंस्टॉलेशन पे जाना है और हमला करना है। तो दूसरी बात यह है कि नेचुरली खान साहब उसके हेड रहे, उन्होंने अपनी पार्टी को सारी को पिन पॉइंट किया कि ये टारगेट्स होंगे, तो वो तो इन्वॉल्व हैं। वो दहशतगर्दी कोर्ट में चले या आर्मी कोर्ट में चले तो नेचुरली एविडेंस बाकियों के खिलाफ जो थी वही इस बानी के खिलाफ भी होंगी। तो उससे 9 मई से तो इनकार करना नामुमकिन है, क्योंकि जब इसने कहा कि दोबारा अगर आप मुझे अरेस्ट करेंगे तो फिर ऐसा ही होगा, तो ऐसी सूरत में तो एविडेंस बड़े क्लियर हैं। जिन लोगों को इंस्ट्रक्शंस दी गई थी वो अपना खल्फिया बयान दे चुके हैं कि हमें ये इंस्ट्रक्शंस मिली थी और हम इन जगहों पे गए थे। तो वो तो वक्त ही बताएगा कि आर्मी कोर्ट में करते हैं या दहशतगर्दी कोर्ट में करते हैं, लेकिन इक्विवेलेंट केस तो बहरहाल वो चलेगा। अच्छा बेग साहब, ये फरमाइएगा कि ये हुकूमत सिटिंग गवर्नमेंट की ये भी है, बार बार वो कहते हैं जनाब कि जी बाजवा साहब पर भी केस चलाएं। वो किसे कहते हैं? वो नेपाल की गवर्नमेंट को कहते हैं। दे आर द गवर्नमेंट एंड इफ दे थिंक कि देयर इज अ प्लॉजिबल एविडेंस टू ट्राई हिम इन द कोर्ट ऑफ लॉ, तो उनको कौन रोकता है? और फिर अगर और वो मुतालबा किससे कर रहे हैं? अगर वो अपने खिलाफ होने वाले जराइम मुबैन उनके मुताबिक वो उनका भी कुछ नहीं कर सकते, तो हमारी जान छोड़ दे, हमारे लिए क्या करेंगे वो? बेग साहब, एक शख्स को इन्होंने प्रीवियसली आर्टिकल 6 में ट्रायल करने की कोशिश की, बहुत जोर लगाया, लेकिन वो आपके सामने ही है। वो कैसे आराम से बाहर भी चले गए और वो कभी कोर्ट में पेश ही नहीं हुए आर्टिकल 6 में। ये भी जो फैज़ हमीद साहब वाला केस है, ये भी कमाल ही केस हुआ है, जो कि मैं आपको बताऊं कि हिस्ट्री में पहली बार हुआ है, क्योंकि वो शख्स अपने आप को इतना पावरफुल अबव लॉ समझ रहा था। लेकिन मैं नहीं समझता कि एक्स आर्मी चीफ को कभी कटहरे में लाया जाएगा या उसके ऊपर कोई ट्रायल होगा। अच्छा, ये एक और आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात पॉइंट आउट की है। एक नए कानून साजी की भी बात हो रही है कायद साहब। जी करें बात। सवाल सर। जी करें, प्लीज गो हेड। बेग साहब, एक नए सूबे बनाने के हवाले से एक कानून साजी की भी और आइन में तब्दीली की बात भी हो रही है, जिसको आइनी तरमीम कहा जा रहा है। और ये कहा जा रहा है कि 28वीं आइनी तरमीम भी आएगी और उसमें फैसला कर लिया गया है कि नए सूबे जो हैं वो बिल्कुल बनेंगे, नहरें भी निकलेंगी और डैम भी बनेंगे। ये क्या गैर मामूली जो है वो हालात पैदा कर सकता है इस तरह के जो तरमीम है, या इस तरह हो सकता है? दूसरा ये भी फरमाइएगा कि कल हाई कोर्ट ने एक बड़ा फैसला दिया, लाहौर हाई कोर्ट ने, और उस पर सीएम साहबा का जो रद्द-ए-अमल आया वो भी बड़ा सख्त आया। क्या इसको मामूल का रद्द-ए-अमल समझा जाए या ये कहा जाए कि इससे बात आगे बढ़ सकती है? जी, पहली बात तो ये है कि जो हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहिबा ने डिसीजन दिया वो मैं समझता हूँ कि बहुत बेहतर डिसीजन था कि आप अपनी मर्जी से और लॉज नहीं बना सकते, आप हर चीज़ को बाईपास नहीं कर सकते। इसमें कोई शक नहीं है कि कब्जा माफिया जो है वो पूरे पाकिस्तान में बड़ा ही स्ट्रॉन्ग है, लेकिन उसको अगर ये इस तरह के लॉ बना दिए जाएं कि आपको कोर्ट जाने की जरूरत नहीं, और इसी तरह अगर कब्जा माफिया में कुछ लोग जायज कब्जे पे बैठे होंगे लेकिन मेजॉरिटी के ऊपर वो एक किस्म का धंधा शुरू हो जाता है। अब जो उन्होंने डिसीजन दिया उसके ऊपर जो रद्द-ए-अमल है वो मैं समझता हूँ मुनासिब नहीं है, क्योंकि आपने लॉ के अंदर रह के ही उस प्रोविंस को चलाना है। ये आपकी अपनी रियासत नहीं है, रियासत का एक कानून है, रियासत का एक दायरा कार है जिसपे रियासत काम करती है, और ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के 73 के आइन के तहत ही ये मुल्क चल सकता है। तरमीम उसमें ज़रूर कर लीजिए, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप जो चाहें लॉ पास करें और सुबह इम्प्लीमेंट कर दें और किसी की सुनवाई ना हो। एक ही शख्स है जो डिसीजन मेकर है कि जी इसका कब्जा सही है और उसका कब्जा गलत है। कुछ केसेस ठीक होंगे, लेकिन मेजॉरिटी केसेस में वही धंधा शुरू हो गया, अपने मनपसंद लोगों को बैठाने का और अपने ओपोनेंट को उठाने का।
तो ये मेरे ख्याल में पंजाब गवर्नमेंट को सोचना चाहिए कि ऐसा नहीं है कि हर डिसीजन आपका अबव लॉ हो और उसके ऊपर आप किसी की बात सुनने के लिए भी तैयार ना हो। अब आ जाते हैं स्मॉलर प्रोविंसेस। देखिए मियाँ साहब, बेसिकली ये बहुत अरसे से है, ये पाकिस्तान आहिस्ता आहिस्ता अनगवर्नेबल पोजीशन में चला गया हुआ है। यहाँ गवर्नेंस करना बहुत मुश्किल हो रहा है और उसके जो वसाइल हैं वो कम होते जा रहे हैं। आबादी आपकी रोज ब रोज इस हिसाब से बढ़ रही है जिसकी कोई एग्जाम्पल बाकी किसी ममालिक में नहीं मिली। जिस स्पीड से आपकी आबादी बढ़ रही है उसके नेचुरली उस आबादी के लिए आपको वसाइल चाहिए जो कि है नहीं, और उसी तनासब से आपको छोटे प्रोविंस इजी टू गवर्न, इजी टू हैंडल। और दूसरा ये है कि सारी अख्तियारात अगर चीफ मिनिस्टर साहिबा के पास हो या साहिब के पास हो और वो प्रोविंस जो है वो अपनी मर्जी से चलाएं, और पंजाब या सिंध या केपी के वहाँ छोटे प्रोविंस बनने चाहिए, उसके सब हक में हैं। कुछ लोगों को शायद अपने इख्तियारात जाने के लिए, लेकिन ये ज़ाती मामला नहीं है, ये मुल्क के फ्यूचर का मसला है। ये आपको आने वाली नस्लों के लिए आपको सोचना है, ना कि अपनी ज़ात। और दूसरा ये जो नई अमेंडमेंट की बात करें उसमें जो मेन चीज़ है वो है बल्दियात के इलेक्शन, क्योंकि हमारे यहाँ जो बल्दियात का फंड है वो कई सालों से वो चीफ मिनिस्टर के हाथ में होता है, वो जहाँ चाहे खर्च कर दे, अकाउंटेबल नहीं है, बताने की जरूरत नहीं है। जो हमारी सिविल ब्यूरोक्रेसी है वो भी उसको दबा के इस्तेमाल कर रही है। बेग साहब, अगर मैं आपकी बात से समझा हूं तो ये तो सर आपको नई नहरें बनती हुई और नए डैम बनते हुए नजर आ रहे हैं? देखिए नजर तो नहीं आ रहे। अगर ये बनाना चाहें तो कालाबाग डैम भी बन सकता था, वो इस मुल्क का फ्यूचर था, वो पॉलिटिक्स की नजर हो गया। अगर आप बनाना चाहें आप सोच लें, अगर आपने सारी तरमीम करके अपने आप को फेवर्स दी हैं तो कुछ फेवर्स जो है उस मुल्क और कौम को भी दे दे, बन सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं। माई लास्ट क्वेश्चन टू यू सर, ये अभी अब यानी मैं आपकी बात को चाहता हूँ ज़्यादा कंक्रीटाइज शक्ल में सामने आ जाए, मानी तो समझ में आ रहे हैं 28वीं तरमीम, और जो हमारे दोस्त हैं जो 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 डिसीजन मेकर हल्के जो हैं उनके करीब समझे जाते हैं, वो भी कह रहे हैं जी 28वीं तरमीम आएगी और उसमें ये सूबों वाला मामला भी होगा और इस पर हुकूमतें यकीनन खुश नहीं है, ना सिंध की ना पंजाब की। बट डू यू सी 28th तरमीम कमिंग एनी सूनर सर बेग साहब? जी काजी साहब, बिल्कुल उसमें क्या चीज़ें तरमीम में डालते हैं उसका तो इल्म मुझे अभी नहीं है, लेकिन प्रोविंस, जहाँ तक प्रोविंस की बात है, स्मॉलर प्रोविंस, वो अशद ज़रूरत है, क्योंकि अब तो आबादी भी इस हिसाब से बढ़ गई हुई है और बढ़ती जा रही है कि आप एक टिकिंग बॉम्ब है जिसके तहत आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे, और इतनी बड़ी आबादी को आप एक प्रोविंस में आपसे गवर्नेंस उस हिसाब से हो नहीं रही। तो बेहतर यही है कि स्मॉलर प्रोविंस, स्मॉलर यूनिट बनाए जाएं और उनको इजीली गवर्न किया जाए, और वहां पे जो लोकल बॉडी सिस्टम है उसको इन प्लेस किया जाए। अब ये देखिए ना, ये स्मॉलर प्रोविंस बनने दे रहे हैं, ना लोकल बॉडीज के इलेक्शन होने देते। बेग साहब बहुत शुक्रिया, आपने, यू आर ऑलवेज सो काइंड।